जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी के हमारे 4-5 लेक्चर कंप्लीट भी हो गए थे। हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा अब हमारा स्टार्ट होगा संविधान सभा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर, जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान सभा होती क्या है, इसके बाद इसका गठन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का काम, 2 काम थे इसके। पहला काम क्या था? पहला काम था संविधान का निर्माण करना। भारत में जो भी हमारा प्रेजेंट टाइम पे संविधान है, इसका जो निर्माण किया है वो संविधान सभा ने किया है। दूसरा काम था, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद 1950 में हमारा संविधान लागू होता है। तो 47 से 50 के बीच में जो भी देश की सरकार का काम करेगा, देश की सरकार चलेगी, वो किसके हिसाब से चलेगी? वो संविधान सभा में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया इसी संविधान सभा के द्वारा। तो उसी अंतरिम सरकार के द्वारा हमारा देश का शासन चलाया गया 1947 से 1950 तक। तो संविधान सभा के ये दोनों कार्य थे। इसके अलावा संविधान सभा जो भी थी, इसके जो सदस्य थे वो कैसे थे? इसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी थे, कुछ सदस्य हमारे ये निर्वाचित थे। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से मनोनीत थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थे। आंशिक मतलब आधार, मतलब कुछ पार्ट, समथिंग। तो आंशिक रूप से ये निर्वाचित होती है, आंशिक रूप से हमारी मनोनीत होती है संविधान सभा। संविधान सभा की यात्रा क्या थी, अब हम इसकी यात्रा के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे इसका विचार आया। सबसे पहले 1895 में एक विधेयक आया, स्वराज विधेयक। में एक विधेयक आता है, स्वराज विधेयक। इसको लेके आते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये विधेयक कौन लेके आता है? बाल गंगाधर तिलक। जब ये 1895 में विधेयक लेके आते हैं, इसके बाद संविधान सभा के बारे में लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर 1922 में 1915 में गांधी जी साउथ अमेरिका से वापस आते हैं भारत। तो उन्होंने 2 साल लगभग यात्रा की भारत की। उसके बाद 1917 से एक्टिव हो गए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने इस संविधान सभा की मांग रखी। गांधी जी ने मांग रखी। इसके बाद समय आता है 1934 का। 1934 में हमारे एक व्यक्ति थे M.N. राव। इन्होंने मांग रखी। तो M.N. राव हमारा 1934 में मांग रखते हैं। तो 1934 में M.N. राव ने संविधान सभा की मांग रखी। इसके बाद 1935 का जो अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसी टाइम पर जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसी जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1885 में जिसकी स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। तो 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संविधान सभा की मांग रखती है। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मांग रखेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मांग रखेगी। फिर 1938 आता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमको संविधान सभा होनी चाहिए और इसके जो भी सदस्य होंगे वो वरिष्ठ मताधिकार के हिसाब से होंगे। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस सभा का सदस्य नहीं हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू 1938 में क्या कहते हैं, जो भी हमारी संविधान सभा बनाई जाएगी, इसमें जो भी व्यक्ति भाग लेंगे वो वयस्क मताधिकार के मतलब जो भी हमारा मत देने का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार दिया गया था, कर के हिसाब से जो कर देता है वो वोट दे सकता है, जिसको जो शिक्षित होगा वो। ठीक है, इसके अलावा जिसके पास संपत्ति होगी वो, तो ये लोग वोट दे सकते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से संविधान सभा का चयन होगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। तो 1938 में कौन बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी। क्लियर है? तो ये संविधान सभा की जर्नी थी। इसके अलावा फिर आता है सन 1939 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग लेता है। तो जब 1940 में, उस टाइम पे चर्चिल की सरकार थी, वहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था चर्चिल। तो चर्चिल ने 1940 में एक प्रस्ताव भेजा अगस्त में, तो उसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो बस आपको अगस्त प्रस्ताव का डेट याद रखना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार।
देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। तो ये इसके बाद अब हमारा आता है 1940 में। 1940 में एक प्रस्ताव आता है, उसका नाम होता है अगस्त प्रस्ताव। उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस आपको डेट याद रखनी है, कौन सी सन में आया था, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगस्त 1940 क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, चर्चिल की सरकार होती है ब्रिटेन में। आपसे पूछ लिया जाता है जब अगस्त प्रस्ताव आया था उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो हमारा चर्चिल था, ठीक है। याद रखना कौन था, चर्चिल। पीएम कौन था, पीएम चर्चिल। किसका, यूके का, ब्रिटेन का, ब्रिटेन, ठीक है। यूके ब्रिटेन में अंतर होता है काफ़ी, बताएंगे किस दिन समझाएंगे। एक देश का अंतर, ये मतलब जो ब्रिटेन होता है ये मतलब यूके होता है, चार चार स्टेट से मिलकर के, चार प्रोविंस मिलकर बना होता है, वो पढ़ाएंगे किसी दिन। तो हमारा ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद आता है 1942। 1942 में एक वो मिशन आता है, उसका नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ये जो क्रिप्स मिशन आता है ये स्टफर्ड क्रिप्स की तरफ से आता है, मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है स्टफर्ड क्रिप्स। स्टफर्ड क्रिप्स जो इसका अध्यक्ष होता है 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, इसका अध्यक्ष होता है स्टफर्ड क्रिप्स। तो इसने क्या बोला था, ये बोलता है भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, बट जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। तो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग भी इसका बहिष्कार कर देती है। और मुस्लिम लीग अपने एक प्रस्ताव रखती है, मुस्लिम लीग बोलती है कि हमको पृथक संविधान सभा चाहिए। दैट मीन्स जो देश है भारत है इसको पहले दो हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए, मतलब हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग। अलग अलग देश की बात करते हैं और अलग से पृथक संविधान सभा की बात करते हैं। और ये 1942 का क्रिप्स मिशन, इसको क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। इसको स्वीकार नहीं करते हम लोग, इसको क्या कर देते हैं ना, अस्वीकार कर देते हैं। इसको लिख लेना, अस्वीकार कर लिया जाता है। अस्वीकार, क्योंकि इसमें रीज़न होता है, इसमें बोला जाता है, लिख लेना आप, इसको बोलते हैं 1942 में जो क्रिप्स मिशन आता है, इसमें बोला भारतीयों के लिए संविधान सभा तो होगी बट वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद होगी, ठीक है। तो इसको हम स्वीकार करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चला था 1939 1939 से लेकर के 1945 तक, 1945 तक, ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध इतने साल तक चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बोलते हैं संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन हम इसको मना कर देते हैं। इसके बाद फिर 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता है, ठीक है। 1945 में इलेक्शन होने के बाद चर्चिल की सरकार चली जाती है, ठीक है। चर्चिल की सरकार चली जाती है और एटली की सरकार बनती है, एडमंड एटली की सरकार बनती है। जो एटली होता है वो लेबर पार्टी का प्रधान होता है, ठीक है। तो लेबर पार्टी की सरकार बनती है। अब इसको लिख, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। फिर 1945 में हमारे क्या होता है, इलेक्शन होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में इलेक्शन होता है तो चर्चिल हार जाता है, क्लीमेंट एटली सरकार बन जाती है। 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है, इसमें दो लोग लड़ते हैं, एक चर्चिल, दूसरी तरफ से क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, तो ये चर्चिल हार जाता है, क्लीमेंट एटली जीत जाता है। ये लेबर पार्टी का होता है, लेबर पार्टी। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेबर पार्टी। तो एटली जीत जाता है। जब एटली जीत जाता है तो एक भारत में एक मिशन भेजता है, तीन लोगों का, उसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 को एक भारत में एक मिशन आता है, उसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। अब इसको लिख लो, हेडिंग डाल लेते हैं कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन हमारा कब आता है? 24 मार्च 1946। इसमें 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। इन 3 सदस्यों में सबसे पहले होता है स्टफर्ड क्रिप्स। स्टफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स मिशन वाला होता है। दूसरा बंदा होता है एवी अलेक्जेंडर। तीसरा होता है हमारा पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये 3 बंदे होते हैं। पैथिक लॉरेंस होता है, स्टफर्ड क्रिप्स होता है, एवी अलेक्जेंडर होता है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को आता है। 3 सदस्य होते हैं, स्टफर्ड क्रिप्स होता है, एवी अलेक्जेंडर होता है, पैथिक लॉरेंस होता है। तो इसमें एक अध्यक्ष भी बनाया था। 3 सदस्य होते हैं। अब 3 सदस्यों की जो कैबिनेट आती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। तो ये पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेना अध्यक्ष। तो इस कैबिनेट मिशन का आपसे पूछा जाए कितने मेंबर थे? 3 मेंबर होते हैं। इसमें अध्यक्ष कौन होता है? पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब कैबिनेट मिशन के 3 काम होते हैं। इसने पहले बोलता है अरे ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। मतलब देश को पहले इकट्ठा करेंगे, पहले देश की सीमा तय करेंगे, कौन देश क्या होगा। ठीक है, तो पहले ऑल इंडिया यूनियन बनाएंगे। इसके बाद फिर हमारा संविधान सभा का निर्माण करा जाएगा। संविधान सभा के निर्माण होने के बाद फिर अंतरिम सरकार की निर्माण किया जाएगा। तो इस इन तीनों की, ये कैबिनेट मिशन की व्यवस्था या इनका प्रस्ताव इस तरीके का था, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों मान लेती है। तो कैबिनेट मिशन की जो भी व्यवस्था होती है, जब इसका प्रारूप होता है, इसको कैबिनेट मिशन अरे इसका नाम कांग्रेस भी मान लेती है, इसके अलावा मुस्लिम लीग भी मान लेती है। तो ये अपना मई 1946 में क्या करता है? अपना प्रस्ताव रखता है। जल्दी इसके पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। योजना का प्रस्ताव कब रखता है? 16 मई 1946। 16 मई 1900, देखिए मार्च में आता है, 24 मार्च को आता है। 16 मई 1946 का अपना प्रस्ताव रखता है। इसके प्रस्ताव में क्या क्या होता है? सबसे पहले अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। पहला क्या होता है? अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। दूसरा होता है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तीसरा होता है अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ। अखिल भारतीय संघ मतलब पूरे देश को पहले निर्धारित किया जाएगा, सीमा तय की जाएगी। फिर संविधान सभा बनाई जाएगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद अंतरिम सरकार, देश को आज़ाद होने के बाद 1950 जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार कौन चलाएगा, देश कौन चलाएगा, देश का शासन कौन चलाएगा, उसके लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मान लेती है। इसके बाद फिर संविधान सभा का गठन होता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब संविधान सभा का जो निर्माण होता है, इसमें 2 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक का तो होता है चुनाव, जिनको चुनाव के निर्वाचित करके शामिल किया जाता है संविधान में। दूसरे कुछ व्यक्ति होते हैं, उनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत, ठीक है।
तो जो चुनाव होता है वो ब्रिटिश इंडिया में होता है, क्या ब्रिटिश भारत, उस टाइम पे जिस भारत पे ब्रिटिश सरकार का शासन होता है उसके के व्यक्तियों को क्या होता है, चुनाव, तो ब्रिटिश भारत का। ब्रिटिश भारत में क्या होता है, चुनाव होता है ब्रिटिश भारत में। और जो देसी रियासतें होती हैं जिन पे राजा महाराजाओं का कब्जा होता है, जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब इसलिए किया जाता है क्योंकि जो राजा होते हैं, राजा या तो खुद संविधान सभा का भाग हिस्सा मतलब सदस्य बनेगा या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। तो मनोनीत सदस्य कौन किए जाते हैं, देसी रियासतें। देसी रियासत, तो ये मतलब समझना, ब्रिटिश भारत मतलब पूरे देश में, जैसे हमारा ये कोई भारत, ये भारत है हमारा, ये भारत है। इसमें कुछ जगह पे क्या होगा, हमारा ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन होगा, तो उसको बोल दिया ब्रिटिश भारत। कुछ जगह पे क्या होगा, देसी रियासतें होंगी जहाँ पे राजा महाराजाओं का अपना खुद का कब्जा होगा। ये मान लो ये राजा महाराजाओं का कब्जा है, इसके अलावा पूरे में ब्रिटिश भारत सरकार है, तो ब्रिटिश का कब्जा है। तो जहाँ पे राजा महाराजा होंगे उनको बोला गया देसी रियासत, जिनका राजाओं का डायरेक्ट अपना कब्जा है खुद का, उनको बोलते हैं देसी रियासत। तो उन्होंने या तो खुद संविधान सभा के सदस्य बनेंगे या अपने प्रतिनिधित्व को, किसी भी प्रतिनिधि को भेजेंगे संविधान सभा में, ठीक है। तो उन लोगों को मनोनीत किया जाता है, और इलेक्शन जो चुनाव होता है वो किस में किया जाता है, देसी उसमें ब्रिटिश भारत में। जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैंने चुनाव दो तरीके के बताए थे सबसे पहले लेक्चर में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो अप्रत्यक्ष तरीके का चुनाव होता है इसमें, तो इसमें जो ब्रिटिश भारत की जो विधान सभाएं होती हैं राज्यों की, प्रांतों की, उनके जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं संविधान सभा के मेंबर को चुनने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अप्रत्यक्ष तरीके से क्यों हुआ, इसमें जनता ने नहीं तय किया संविधान सभा के मेंबर कौन होंगे, जनता नहीं चुनती है। कौन चुनता है, विधानसभा के जो सदस्य होंगे, विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो सदस्य ही चुनेंगे कि संविधान सभा के सदस्य कौन होंगे, ठीक है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम मेंबर पढ़ेंगे, कौन कितने मेंबर कहाँ कहाँ से लिए गए थे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो ये संविधान सभा के मेंबर जो एक तो मनोनीत भी होंगे और चुनाव भी किया जाएगा। चुनाव होगा अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मैं सदस्य देख लेते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं। सदस्य उस टाइम पे संविधान सभा में 389 सदस्य किए गए, 389 सदस्य, ठीक है। 389 सदस्य को बांटा गया। 296 कौन से थे, ब्रिटिश भारत, कौन सा था, ब्रिटिश भारत, क्लियर है। 296 ब्रिटिश भारत के मेंबर होते हैं और 93 देसी रियासतों से, ठीक है। तो 93 हमारे देसी रियासत के मेंबर होते हैं और 296 मेंबर हमारे होते हैं ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत से जो भाग लेंगे मेंबर संविधान सभा में वो हमारे कितने होंगे, 296। अब ये मेंबर डिवाइड कैसे किए गए, तो तय किया गया 10 लाख की जनसंख्या पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब आपसे पूछा जाए सदस्यों की संख्या कैसे निर्धारित करेगी, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया गया। तो टोटल हमारे 389 मेंबर, लगभग उस टाइम पे लगभग 40-50 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो रही होगी, ठीक है। तो ये मेंबर हमारे लगभग बना दिए जाते हैं। तो इन देसी रियासत के जो मेंबर होते हैं इसमें सीधे राजा या महाराजा अपने या तो खुद आएंगे या अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो ये सारे 93 मेंबर कैसे थे, मनोनीत सदस्य थे। ये कैसे सदस्य थे, मनोनीत। तो आपसे पूछा जाए मनोनीत सदस्य कितने थे, तो 93 मनोनीत। इसके बाद 96 मेंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक तो 292 और यहाँ पे 4। जो 292 मेंबर बनाए गए, ये मेंबर सीधे विधानसभाओं से लिए गए, ब्रिटिश भारत की जो विधानसभाएं थी वहां से। तो ये 290 तो ब्रिटिश भारत की विधानसभा से, कहां से, विधानसभा के क्षेत्र से,
विधान सभा के क्षेत्रों विधानसभा वाले क्षेत्रों या विधानसभा के क्षेत्रों से, या विधानसभा वाले, यहाँ पे वाले कर लो, विधानसभा वाले क्षेत्रों से। तो 292 जो मेंबर थे, 292 सदस्य थे विधानसभा वाले क्षेत्रों से लिए गए। इसके अलावा जो 4 सदस्य लिए गए, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो 292 जो मेंबर होंगे विधानसभा वाले क्षेत्रों से लिए जाएंगे, और जो 4 मेंबर होंगे वो कमिश्नरी प्रांत से। कमिश्नरी प्रांत का मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे आप जैसे समझ सकते हो केंद्र शासित प्रदेश, इसी टाइम पे उन पे क्या होता है, विधानसभाएं ना होकर के डायरेक्ट केंद्र का शासन था। तो कमिश्नरी प्रांत क्या बोलता है, कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत। तो कमिश्नरी प्रांत उस टाइम पे कौन कौन से थे? सबसे पहला था दिल्ली, इसके बाद अजमेर और कुर्ग, जो कि जिसको कर्नाटक बोलते हैं प्रेजेंट टाइम पे कर्नाटक, इसके बाद बलूचिस्तान। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान 4 मेंबर हमारे यहाँ से लिए जाते हैं कमिश्नरी प्रांत। तो यहाँ तक कि आपको मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। 389 मेंबर थे, उनमें से 2 भागों में बांटा गया, ये मनोनीत हो गए, ये हमारे निर्वाचित हो गए ब्रिटिश भारत से 296, और मनोनीत हो गए 93 देसी रियासतों से। देसी रियासत का मतलब आप लोग समझते हो अच्छे से, ठीक है। 296 को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 292 एंड 4 में। 292 जो विधानसभा वाले क्षेत्र जहाँ पे विधानसभाएं थी, जैसे हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो भी राज्य हैं 28 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, इसके अलावा 8 यूटी हैं, ठीक है, 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार से विधानसभा वाले क्षेत्र थे, वहाँ से 292 मेंबर लिए गए, और 4 मेंबर लिए गए कमिश्नरी प्रांत से। कमिश्नरी प्रांत थे हमारा दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। जो कुर्ग था उसका नाम है कर्नाटक, और बलूचिस्तान प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये 4 प्रांत थे यहाँ पे कमिश्नरी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं, जुलाई और अगस्त 1946 में इलेक्शन होते हैं हमारे। अब इलेक्शन किस पे होंगे? 296 सीटों पे। यहाँ पे तो 93 सीट तो मनोनीत थी, 296 सीटों पे इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कब होते हैं? जुलाई से अगस्त। इलेक्शन होते हैं। तो इस इलेक्शन में 208 सीटें, 208 सीटें किसको मिलती हैं? कांग्रेस को। 208 सीटें हमारी कांग्रेस को मिलती हैं। इन 208 में से 73 सीटें किसको मिलती हैं? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग, इसके लिए 79 सीटें आरक्षित होती हैं। आरक्षित का मतलब आप समझते हो कि रिजर्व, कि हाँ उन रिजर्वेशन तो आप समझते ही होगे, जो वैकेंसी होती है उनमें भी रिजर्वेशन, तो वहाँ से आप अच्छे से समझते हो। तो 79 सीटें आरक्षित थी मुस्लिम लीग के लिए, उनमें से ये 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतता है। इसके बाद 73, इसके बाद हमारी आती हैं 15 अदर, अन्य। जो अन्य लोग जीतते हैं वो कितनी सीटें होती हैं? 15। अब आप इनको जोड़ के देखिए, हमारा कितना हो जाएगा? 296 हो जाएगा। 11 8 3 11 11 5 6, ठीक है। तो ये हमारा 296 सीटें हो जाती हैं। जो अन्य सीटें होती हैं इनमें से भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जो निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय लोगों को 8 सीटें मिलती हैं, और जो अन्य छोटी पार्टी, अन्य संगठन, जो अन्य अदर छोटी छोटी पार्टी थी, उनको 7 सीटें मिलती हैं। इनमें से 4 सीटें अगर बोला जाए तो 4 सीट हमारे सिखों के लिए रिजर्व होती हैं, सिखों के लिए आरक्षित। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कितनी सीटें थी, तो आप बता दोगे 389 थी, ठीक है। इनमें से कितने पे इलेक्शन होता है? 296 पे इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में 208 सीटें कांग्रेस जीतता है,
73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है, अन्य 15 सीटें जीते हैं। अन्य में 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, निर्दलीय 8 होते हैं और अन्य संगठन जो अन्य पार्टियां दूसरी पार्टियां होती हैं वो 7 सीटें जीतती हैं और 4 सीटें किसके लिए, सिखों के लिए रिजर्व होती हैं। इसके अलावा 79 सीटें हमारी मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व होती हैं। अब इनमें से आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, इसमें जो संविधान सभा की पहली महिला थी किसे वो निर्वाचित किया गया, इसके बाद पहली दलित महिला किसको निर्वाचित किया गया, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो बेगम अय्याज रसूल थी वो पहली, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, इसके बाद जो हमारा पहली जो एक मुस्लिम महिला जिसे नियुक्त किया गया था उसका नाम था बेगम अय्याज रसूल। चलो लिख लेते हैं। एकमात्र मुस्लिम महिला, उसका नाम क्या था, बेगम अय्याज रसूल। बहुत बार पूछा गया, बेगम अय्याज रसूल। नोट करिए आप इसको जल्दी से। हेलो, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी बेगम अय्याज रसूल, कहाँ से थी, हमारे यूपी से। क्लियर है। इसके बाद एकमात्र दलित महिला, इनका नाम था दक्षयानी वेलायुधन। दक्षयानी वेलायुधन कहाँ से थी, केरल से। तो ये हमारी संविधान सभा के 2 महिलाएं थीं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, संविधान सभा के स्थापना कैसे कैसे हुई, कहाँ से कहाँ तक इसकी जर्नी थी ये पढ़ ली, कितने मेंबर थे, कहाँ से कहाँ तक थे ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से मेंबर, कहाँ से कौन कौन सी महिला मेंबर थी ये भी हमने सब देख लिया। तो सारे मेंबर का क्लासिफिकेशन, सारे मेंबर्स का डिवीज़न हमने सब कुछ देख लिया है, कितने मेंबर कहाँ कहाँ से थे। ये सारे मेंबर आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जब नवंबर 1946 में संविधान सभा हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है जहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा वो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, HC मुखर्जी, ठीक है, VT कृष्णमाचारी, 2 उपाध्यक्ष हो जाते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर को ये जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है और इसके बाद संविधान सभा के सारे कार्य अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।